Hello everyone, class 9. How are you? I hope you all will be fine, guys. So today we are going to discuss another chapter with complete explanation. So without any wait, let's look. Okay. So please, all of you, please attend this one class because this is the very important class in the examination point of view. Okay. और इन दोनों अपन जो है रिवीजन कर रहे हैं तो ये जरूरी भी है. चलिए बढ़ते हैं आगे. सो दैट इज योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. यहाँ से आप जल्दी से क्लास आपको ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज आवर वेबसाइट. ओके, चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की. किसकी बच्चों? स्ट्रक्चर एटम की बात करेंगे. कौन कौन सी चीजें जो हमें समझना है? दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर एटम को आगे बढ़ते हैं. ओके, दैट इज अ चार्ज पार्टिकल इन मैटर. अब किसी क्या बोलोगे? चार्ज पार्टिकल इन मैटर. इसको समझते हैं. उसके बेसिस पर हमें बहुत सारी चीजें एक के बाद एक आपके सामने आएंगी. तो एटम हैव थ्री टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, तो जो एटम है उसमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं जिसके बारे में आप सब जानते हो. दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्जेस नहीं रहते. दैट मींस न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिव चार्ज जिसको हम E माइनस से शो करते हैं. प्रोटॉन आर द पॉजिटिव चार्ज जिसको हम P प्लस से शो करते हैं. बट न्यूट्रॉन हैव नो एनी चार्ज. ओके, जब कोई चार्जेस इसमें नहीं रहते तो हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं. आगे बात करेंगे. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ 1/2000 the mass of the hydrogen atom. That means यदि हाइड्रोजन एटम को 200 हिस्से को मतलब 1 का 2000 हिस्सा किया जाए तो उसके मास के बराबर होता है कौन? इलेक्ट्रॉन का मास. द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम. जबकि जो मास है प्रोटॉन का वह इक्वल होता है किसके? हाइड्रोजन एटम के. ओके, एंड इट टेकन एज अ वन यूनिट. ओके, इसी वजह से आपने देखा होगा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वह 1 यूनिट होता है. द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड टेकन एज अ वन यूनिट. ओके, सो मास ऑफ द न्यूट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन ये दोनों हाइड्रोजन एटम के इक्वल होते हैं. बट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है यदि हाइड्रोजन एटम को 1 माने तो उसका 2000 टाइम डिवाइड करें तो एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है किसके? हाइड्रोजन एटम के मास के. आगे बढ़ेंगे. दैट इज अ डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. किस तरीके से इन सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से खोजे गए, इसके बारे में हमें बात करनी है. ओके, बात है 19 की. एक फेमस साइंटिस्ट हुए केमिस्ट्री में जिनका नाम सर जे थॉमसन था. इन्होंने डिस्कवर्ड किया प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज को. किसमें? नेगेटिवली चार्ज को, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज एटम के अंदर उन्होंने बात करी. ओके, विद द हेल्प ऑफ द कैथोड रेसेस. ओके, और एनोड कैथोड रेसेस वही पार्टिकल, और इन पार्टिकल को उन्होंने सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा. ओके, दैट मींस सब एटॉमिक पार्टिकल में यदि सबसे फर्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इस पे जो डिस्कवरी करने के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सर जे थॉमसन को जाता है. बात करते हैं नेक्स्ट. बात है 1886 की. मतलब इलेक्ट्रॉन की खोजने से पहले ही प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी. दैट मींस जिसका जो डिस्कवरी है उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जाता है ई गोल्डस्टीन को. डिस्कवर किया था न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड द देन अ कैनन रेसेस. ओके, तो इसके बारे में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, किस तरीके से प्रोटॉन की खोज की गई, ये आपके 9th का हिस्सा नहीं है. जब आप 11th में जाते हो तब आपको कैथोड रेसेस डायग्राम, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाता है. ओके, बस आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि 19th सेंचुरी के आसपास या 1900 के आसपास है आपका सर जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं जिनका चार्ज नेगेटिव होता है. जबकि 1886 के आसपास गोल्डस्टीन जो है डिस्कवर करते हैं न्यू रेडिएशन को गैस डिस्चार्ज कैनाल पे, जिसको उन्होंने कैनाल रेसेस बोले. और इन रेसेस में क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज थे, और इस बेसिस पर उन्होंने इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोला? प्रोटॉन बोला. ओके, बात करते हैं 1932 की. तो 1932 में एक फेमस साइंटिस्ट हुए केमिस्ट्री में जिनका नाम केमिस्ट थे, जिनका नाम चैडविक था, और इन्होंने प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल
और एक और प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल की खोज की एटम के अंदर, जो कि किसी भी चार्जेस से नहीं था, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। दैट मींस न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी करने का कंट्रीब्यूशन जाता है वह चैडविक को जाता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट इज अ थॉमसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। बच्चों, इसको हम आसान लैंग्वेज पर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कोई अनजान व्यक्ति है और हम चार दोस्त अपन लोग खड़े, तो उस अनजान व्यक्ति के बारे में हम चारों लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और यही हुआ केमिस्ट्री में। जब एटम की खोज की गई तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए साइंटिस्टों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर एक साइंटिस्ट जो है अपना एक्सपेरिमेंट को 100% टाइम दे रहा था ताकि वह स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सके। तो उसमें से कुछ साइंटिस्टों का एटम मॉडल है, ओके, एटम मॉडल है, उसी को अपन लोग देखते हैं। क्या है? एटॉमिक मॉडल ऑफ सम साइंटिस्ट। उसमें से एक मॉडल है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने के लिए एक नाम है जिसका नाम है थॉमसन। और थॉमसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बात कही, और किस तरीके की बात कही देखते हैं बच्चों। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन, एन एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग। The pudding had positive charge and the electron having negative charge were like plum on the pudding. Okay, that means आप देखे होंगे कि that is a one kind of the pudding, that means पुडिंग उसे बोलते हैं पुडिंग। उसकी में कुछ जो है बीच जगह कुछ दाने रख दिए जाते हैं। ओके, सपोज मान लीजिए that is a pudding, ये पुडिंग, इसके बीच में यदि ये पूरा पुडिंग क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है। ओके, एक मिनट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन, एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग। द पुडिंग हैज पॉजिटिव चार्ज। पुडिंग के पास क्या रहता है? पुडिंग है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। एंड द इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज वर लाइक अ प्लम ऑन द पुडिंग। पुडिंग के अंदर प्लम चार्ज ऐसा दिखाया गया है, प्लम होते हैं बीच में जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि पुडिंग खुद किसकी तरह काम करता है? एज अ पॉजिटिव स्फीयर की तरह काम करता है। और ये बात थॉमसन ने कही। An atom consists of the positively charged sphere। जो sphere है that means in छोटे-छोटे grains या इसको प्लम को निकाल दिया जाए, उसके अंदर जो बचता है sphere, only sphere, जिसको हम पुडिंग बोलेंगे, वो जो है पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, जबकि उसके अंदर जो ये प्लम है जो इम्बेड किए गए हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं। दूसरा हम देखेंगे the negative and positive charge are the equal in magnitude so that atom is a whole is electrically neutral। that means जो total number of the proton है that means plus charge है, वह total number of the neutron that means minus charge के equal है। इसी वजह से जो पूरा एटम का स्ट्रक्चर है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये बात थॉमसन ने बोली। ओके, थॉमसन ने तो यहाँ तक बोला कि जो एटम है उसको वाटरमेलन बोला। तो वाटरमेलन जो आप लोग देखते होंगे तरबूज। ओके, तो उसके अंदर का जो जितना भी रेड कलर वाला पार्ट रहता है, रेड कलर वाला हिस्सा है, वो सब पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, जिसको उन्होंने प्रोटॉन बोला। और उसके अंदर जो बीच में सीड होते हैं, दैट मीन वाटरमेलन के बीच में जो सीड होते हैं उन रेड कलर के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, उन सीड को उन्होंने नेगेटिव चार्ज बोला और इलेक्ट्रॉन बोले। ओके, तो एक बात तो ये हुई कि जिसको हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। ओके, दूसरा हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। इन्होंने भी इसका जो एटम है उसके बारे में कुछ बातें बताई। वो एटम के बारे में किस तरीके से बात बोल रहे थे बच्चों? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ गोल्ड फॉइल लिए। गोल्ड फॉइल एक तरीके के एटम की तरह ही काम करते हैं, और इधर से अल्फा रेसेस की बौछार करवाई, बमबारी करवाई। तो अल्फा रेसेस की बमबारी करने पर क्या हुआ कि कुछ जो अल्फा रेसेस थे वह सीधे निकल गए। ओके, मतलब सीधे निकल गए, इस खाली वाली जगह से सीधे निकल गए। कुछ जो है अल्फा रेसेस आपके इन गोल्ड फॉइल से को टकराए और अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिए, कुछ इस तरीके का। ओके, और बहुत कम, यदि 20,000 बार के आसपास हम यदि बौछार करें तो उसमें से केवल मुश्किल से 5 या 100 टाइम ऐसा होगा कि जितने भी अल्फा रेसेस जाते हैं वो सीधे जाएंगे और सीधे ही वापस आ जाते हैं 180 के एंगल पे। दैट मींस सीधे गए, जैसे गए वैसे ही वापस। ओके, तो इसके बेसिस पर उन्होंने अलग-अलग बात जो है बताई। ओके, देखते हैं। रदरफोर्ड अलाउ अ बीम ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। उन्होंने एक
फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया, ओके, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, जिसके पास जो है गोल्ड फॉइल में जिसका पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर उसकी बमबारी करवाई। He observed that, उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो किसी तरीके से कुछ कहीं हिट नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे निकल रहे हैं। दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर स्लाइडिंग डिफ्लेक्टेड बाय द सम एंगल, जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, थोड़ा सा अपने एंगल को बदल लिए, ओके। एंड लास्ट वन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंड या रिबाउंड्स, ओके, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे हुए कि जितने सीधे गए उतने 188 की एंगल पर ही वापस आ गए। ये तीन चीजों उन्होंने ऑब्जर्व किया। इन तीन चीजों के ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कौन सी जो परिकल्पना है वो निकाली, उसके बारे में समझते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है मोस्ट अल्फा पार्टिकल आर अनरिफ्लेक्टेड, मतलब किस तरीके से कोई डिफ्लेक्टेड नहीं होते, फ्यू अल्फा पार्टिकल आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, मतलब थोड़ा सा एंगल बदल देते हैं रिफ्लेक्शन टाइम पे, और फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं कि जैसे जाते हैं वैसे ही बाउंस बैक हो जाते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस को हिट करते हैं। आगे देखते हैं उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, देखिए द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, मतलब जो रदरफोर्ड था उन्होंने बोला कि यदि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं दैट मींस कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जो कि पूरी तरीके से एम्प्टी होंगे, खाली होंगे, जहां कुछ भी नहीं है। बात सही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, इसलिए क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स के ज्यादातर वो सीधे निकल जाते हैं, वो बाउंस बैक या सम एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं होते। सेकेंड उन्होंने बात बताई कि जो एटम है वह स्मॉल न्यूक्लियस है, मतलब एटम के अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अल्फा पार्टिकल जैसे ही गए तो स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट कर गए, इसलिए क्योंकि सेम कैटेगरी वाले आपको पता होना चाहिए, सेम कैटेगरी में जो आयंस होते हैं वह एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि अपोजिट कैटेगरी वाले जो आयन होते हैं एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा हूं, द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, एक स्मॉल न्यूक्लियस है एटम के अंदर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, because some of the alpha particle having positive charge were slightly deflected, इसलिए क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स के पास जब पॉजिटिव चार्ज था तो जैसे ही वह हिट करने वाले थे तो सेम कैटेगरी होने की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज गोल्ड फॉइल में भी है, पॉजिटिव चार्ज आपके अल्फा रेसेस में भी है, ओके, अल्फा पार्टिकल में भी है, तो इस वजह से वो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर गए और थोड़ा सा एंगल बदल गया। नेक्स्ट क्या हम बात निकाली, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, मतलब जो न्यूक्लियस होगा भी एटम के अंदर तो उसकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होगी कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, किसकी कंपैरिजन पे, एटम के साइज के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, बिकॉज़ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो कि रिबाउंड हो जा रहे हैं 180 डिग्री से वह वापस हो जा रहे हैं, ओके। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का और ज्यादा एक्सप्लेनेशन कैसा है और कौन कौन सी चीजें हैं जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हमें और अच्छे से समझना है, देखिए बच्चों। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बात करता है कि एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस, दैट मींस रदरफोर्ड का जो आखिरी में रिजल्ट आया उनके मॉडल का, तो उन्होंने बोला कि जो एटम है उसके पास पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज वाला न्यूक्लियस है जिसके सेंटर जो है एंड इट्स सेंटर द मोस्ट ऑफ द मास, जो उसके सेंटर में ज्यादातर जो एटम का मास है वह न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट उन्होंने बात क्या बताई, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट ऑर्बिट, दैट मींस उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऑर्बिट होंगे बाहर और उन ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, ये बात उन्होंने बताई। तीसरा उन्होंने अपना रिजल्ट दिया कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा है कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द एटम, एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, ओके। ये तो बात हो गई किसकी, आपके रदरफोर्ड मॉडल की। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक मिनट यस दिस वन, ओके। सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पर इसको हम देखते हैं क्या है, डिफेक्ट ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। डिफेक्ट मतलब कौन कौन सी डिफेक्शन रह देखते हैं। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड undergo acceleration and during acceleration the charged particle would radiate energy, and so the revealing electron would lose energy and fall into nucleus and the atom would be unstable. We know that atom are stable, okay।
तो रदरफोर्ड ने भी अपने मॉडल के बारे में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छे तरीके से इसके मॉडल जो है आधे से ज़्यादा 90% हिस्सा को एटम का कवर करता है। देखते हैं कि कौन सी इसमें कमियां रह गई, कौन सी चीजें थी जो इनके सीमाओं को नहीं छुपाया। देखते हैं बच्चों, उन्होंने बोला कि यदि कोई सर्कुलर पथ पर कोई ऑर्बिट में, इन ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज के साथ ऐसा घूम रहा है, यदि चार्ज के साथ घूम रहा है और उसकी किसी भी तरीके से उसकी कुछ एनर्जी में यदि कमी आती है तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, एक मिनट देखते हैं। द पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। जो सर्कुलर पथ में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वह क्या होते हैं, एक टाइम पे एक्सेलरेशन के अंदर चले जाते हैं। ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन के टाइम पे द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, जबकि जो चार्ज पार्टिकल है उसमें क्या होनी चाहिए, एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए, दैट मींस एमिटेड नहीं, रेडिएट होनी चाहिए एनर्जी। सो द रिवॉल्यूशन, सो द इस वजह जब रेडिएट होती है एनर्जी, सो रिवेलिंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी, इस वजह से जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन उसमें एनर्जी लॉस होनी चाहिए और वो एक टाइम ऐसा है कि वह फॉल हो जाए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए और एटम वुड बी अनस्टेबल, और ऐसे में एटम जो है अनस्टेबल हो जाए। वी नो दैट द एटम आर स्टेबल, जबकि हम जानते हैं कि जो एटम है वह एक स्टेबल है। ओके, यहाँ देखिए दैट इज आवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज रहता है और ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपका चक्कर लगाते हैं। ओके, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं किसके बारे में, बोर मॉडल के। तीसरा मॉडल है एटम के बारे में। तो बोर ने भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एटम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। देखते हैं उन्होंने क्या कहा एटम के बारे में संबंध में। An atom has a positive charge nucleus at its center and most of the mass of the atom is the nucleus। बात सही। बोर ने भी वही बात बताई कि जो न्यूक्लियस है, वो जो आपका एटम है वह पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसके सेंटर पे जो मास है पूरे एटम का वह टिका रहता है। ओके, और ज्यादातर जो टिका रहता है सेंटर, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, ज्यादातर जो एटम का मास है वह आके न्यूक्लियस में मिलता है। दूसरी बात बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। बात सही। स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड द डिस्क्रीट ऑर्बिट। ओके, तो जो बोर थे उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऑर्बिट है जिसको के, एल, एम और एम बोला जाता है। इन ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इन ऑर्बिट को डिस्क्रीट ऑर्बिट भी बोला जाता है। These orbit are called cell, और साथ में डिस्क्रीट ऑर्बिट के साथ में इन ऑर्बिटों को सेल भी बोला जाता है। बोर का बात सही है। ओके, और एनर्जी लेवल एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, और इन एनर्जी लेवल को कुछ लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है जिसको हम के, एल, एम और एन बोलते हैं। तो मैंने लिखा है के, एल, एम और एन। अगर इनको नंबर के बेसिस पर दिया जाए तो के का हो जाएगा 1, एल का हो जाएगा 2, एम का हो जाएगा 3 और एन का हो जाएगा 4। ओके, लास्ट वन हमने बात बताई कि while revolving in the discrete orbit the electron do not radiate energy। अब यहाँ बात गड़बड़ हो गई कि यदि इस ऑर्बिट में, इस सेल में इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वह रेडिएट एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते। द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ओके, ये है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के फिनोमेना को देखते हैं और क्या है। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, मतलब अलग अलग सेलों में कितने अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके बारे में है ये वाला स्लाइड। ओके, दैट मींस के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। The distribution of electron in the different cell was thus suggested by the Bohr and Bury। ओके, बोर और बरी दो फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ सजेशन दिए कि इन ऑर्बिटों में, इन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, द फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ द फिटिंग इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट सेल। तो कुछ रूल्स हैं इन बोर और बरी का, कुछ बरी का कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम इन इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इन सब सेल में करते हैं। ओके, the maximum number of the electron in the cell is given by the formula। that means जो maximum number of the cell है उसको एक फार्मूला के बेसिस पर बताया गया है। क्या है, हम बोल रहे 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। that means where n is the number of the cell, जहां n जो है नंबर ऑफ सेल को दर्शाता है कि वह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। that means 1 का मतलब k, सेकंड 2 का मतलब n, 3 का मतलब n और 4 का मतलब n।
तो n जो है ये बताता है किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला नंबर बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेल और k सेल कैन बी है, मतलब फर्स्ट के k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये होता है बच्चों 2n का स्क्वायर। दैट मींस 2n का स्क्वायर है k सेल के लिए, तो k का वैल्यू 1 होगा और 1 का स्क्वायर होगा तो जब क्या होगा तो 2 बन जाए 2। दैट मींस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बस रह सकते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ओके, कि जो आपका k सेल है बच्चों उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड सेल और l सेल कैन हैव, दैट मींस जो सेकंड सेल है l सेल इसमें कितने रह सकते हैं 2n का स्क्वायर। दैट मींस n का नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। दैट मींस ये 4 हो गया मल्टीप्लाई 2। दैट मींस 4 टू जा 8 इलेक्ट्रॉन यहां रह सकते हैं किसमें, आपके सेकंड सेल या l सेल में। थर्ड सेल जिसको कि हम m बोलते हैं, और इसमें आ जाएगा आपका 2n का स्क्वायर। दैट मींस 2 मल्टीप्लाई 3 का और क्यूब। दैट मींस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड में रह सकते हैं। फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ सेल और n सेल कैन हैव द 2n का स्क्वायर। दैट मींस 2n का स्क्वायर, दैट मींस 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। दैट मींस 4 4 जा 16, 16 टू द 32। दैट मींस जो n सेल है उसमें आपको 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। The maximum number of the electron that can be filled in the outermost cell is 8। तो हमेशा जो मैक्सिमम नंबर है इलेक्ट्रॉन का जो outermost cell में प्रेजेंट होना चाहिए वो 8 होना होता है। ओके, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। लास्ट बोर और बरी ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है कैन नॉट बी फिल्ड इन द सेल अनलेस इन द इंपॉर्टेंट सेल आर फिल्ड। ये यहां बोला गया है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वह दोबारा उस सेल में नहीं भर सकते जिसमें ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है भरे हो। ओके, ये बोर की बात बहुत अच्छी लगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो बहुत आसान ढंग से इसके बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 1 2 3 and 4। दैट मींस फर्स्ट k में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, l में आपका 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, m में आपका 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 4 दैट मींस n में आपका 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके बच्चों, चलिए इस पे देखते हैं क्या है। ओके, आप समझिए टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन किसी भी एटम में किस तरीके से रहेगा, कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसके बारे में बात। ओके, तो देखिए कुछ आपको केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से 30 तक याद होना चाहिए विद एटॉमिक नंबर और सिंबल के साथ। ओके, तो ये इससे आसान हो जाता है आपकी चीज। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन 17 तक के एलिमेंट दिए गए जिनको इन सिंबल से शो किया जाता है और इनका एटॉमिक नंबर यहां 1 से लेकर के 17 तक है। अब टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन यदि काउंटिंग करनी हो, कभी भी आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन क्या है, तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसका टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन कहलाता है। तो यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एक के लिए हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ये पूरा 17 का 17 टोटल 7 to 7 रहेंगे क्योंकि अपन लोग जानते हैं जब इसका एटॉमिक नंबर यही है तो टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन का नंबर भी यही होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं किसकी, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक सिंपल फार्मूला लगाया जाता है, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन की इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की और टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन की इक्वल होता है आपका एटॉमिक मास। तो यदि आपको एटॉमिक मास पता है, सपोज मान लीजिए मेरे को पता है 23 होता है किसका, नाइट्रोजन सोडियम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन कितना होगा, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना बच्चों 11, तो 11 हो गया। अब 23 में से आपको क्या करना है, 23 माइनस 11 कर दीजिए इज इक्वल टू 3, तो इसमें जितना भी घटा हुआ आ जाएगा 12। दैट मींस जो टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन है वह सोडियम के लिए कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। तो उस तरीके से टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन भी आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं यदि आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है तब। ओके, आगे देखिए अब आपको प्रोटॉन निकालने में दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन भी मोस्ट ऑफ द टाइम जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है बच्चों। ओके, अब आपको देखना है कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन के लिए 3 सेल में पूरे भर जाएंगे, हीलियम के लिए 2 सेल में ही पूरे भर जाएंगे, k सेल के 2 इलेक्ट्रॉन,
ओके, इस तरीके से इसको फिलिंग करने की जो मेथड है वह भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दे रहा हूं थोड़ा एक चीज का, दैट इज अ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का Mg होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को भरने के लिए आपका K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि 2 रख ही सकता है। दूसरा जो आपका L है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि 8 ही रखता है। तीसरा जो है 2 जाएंगे और ये पूरा टोटल 12 हो जाते हैं। और 12 हो गए तो इस केसेस में 2 8 और 2 इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉन का फिलिशन होता है 8 में। ओके, ये देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर द 18 एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से ये दिखाया गया। आप दो चीज समझिए, बाकी आप खुद समझिए। दैट इज हाइड्रोजन जिसमें एक ही ऑर्बिट रहेगा, जिसको आप k ऑर्बिट बोलोगे या k सेल बोलोगे, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है। दूसरा देखिए हीलियम है, एक न्यूक्लियस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ऊपर और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, तो 3 की वजह से एक ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये और तीसरा ये। अब आप बोलोगे सर ये वाला है फर्स्ट वाले के साथ में क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट वाला है इसका k सेल है और k मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। जो भी बचेंगे वो नेक्स्ट वाले सेल में चले जाएंगे। बेरिलियम को होता है 4, तो 1 2 और 2 2 4। बोरॉन का कितना होता है 5। ओके, तो एक ये हो गया 2 3 4 5, जबकि इसमें कितने आ सकते हैं बच्चों? जो l ऑर्बिट है आपका इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जितने भी आप नए बढ़ते जाएंगे सब इलेक्ट्रॉन इसी में भरेंगे। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, द बैलेंसी किस तरीके से हमें निकालना है? तो बैलेंसी का एक सिंपल सा फार्मूला है। बैलेंसी इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। मतलब कितने नंबर में जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रेजेंट है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल, मतलब सबसे बाहर वाले सेल में कितने नंबर पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही उसकी क्या कहलाती है? बैलेंसी कहलाती है बच्चों। ओके, तो वही चीज लिख लीजिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टस कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स पर आप लोग निकाल पाते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ओके, इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला लिखवा दे रहा हूं। ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा, फार्मूला लिखा देते हैं, इसके बेसिस पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका क्या करेगा। चलो देखिए, जैसे मैं निकालता हूं आपका सिंपल सा 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मुझे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 और 6 का। ओके, 2 और 6 का क्या होगा इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इसका ऑक्सीजन का आपको क्या निकालना है? ऑक्सीजन का आपको निकालना है बच्चों क्या निकालना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? आपका यदि लास्ट वाला ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 को माइनस कर देते हैं। ओके, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये आपका 2 बन जाएगा और 2 ही क्या है? आपका ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, यदि जैसे मैं सिंपल सा बात करता हूं किसका, चलो 6, दैट मींस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 6 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका? 2 और 4 का। तो यदि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है 5 से कम है तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उतना ही होगा। ओके, लेकिन 5 से ज्यादा हम उसको 8 से माइनस कर देते हैं, 8 से माइनस कर देते हैं, तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 ही होगा। एक और नया एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं 8 से ज्यादा वाली बात करूंगा, दैट इज इसका ऑक्सीजन फ्लोरीन का निकाल देते हैं। फ्लोरीन का होता है आपका, सॉरी नियॉन का निकाल देते हैं, सर फ्लोरीन का निकाल देते हैं, फ्लोरीन का निकाल देते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 9। ओके, जब 9 होता है तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए? एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2 8 और 1 का होना चाहिए। ओके, तो 2 नहीं ज्यादा हो गया तो 11 हो गए, आपको यहां आना चाहिए 2 और 7 आएगा 9 हो गए। अब देखिए, यदि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा है तब इस केस में हमें 8 से उसको माइनस कर देना पड़ता है। दैट मींस 8 से माइनस करोगे 7 तो आपका आंसर आएगा 1। दैट मींस जो फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका 1 होगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक बैलेंस को आसानी से निकाल सकते हो। बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर को झट से आप समझिए, कुछ ज्यादा वो नहीं है। The total number of the proton which are present in the atom, किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन ही उसका एटॉमिक नंबर होता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का। ओके, इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू Z की वैल्यू 1 होती है, हीलियम की Z की वैल्यू 2 होती है और लिथियम की Z की वैल्यू
फील होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 2 प्रोटॉन, इसमें 3 प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन रहेंगे उसका उसका एटॉमिक नंबर होगा। बात करते हैं किसकी? एटॉमिक मास की, दैट मींस मास नंबर की। तो मास नंबर के लिए आपको थोड़ा सा हार्मोनी की जरूरत पड़ती है कि मास नंबर निकालने के लिए हम करेंगे इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। कि किसी भी एटम का टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन कितने हैं, इन दोनों जोड़ दो तो आपका मास नंबर निकल के आ जाता है। जैसे मैं बात करता हूं किसके बच्चों, सिंपल सा ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन कितने होंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, सिंपल सा मतलब प्रोटॉन का नंबर भी कितना होना चाहिए 8, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 8, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन भी कितना होना चाहिए 8, दैट मींस जो ऑक्सीजन है उसका मास नंबर कितना होगा 8 दोनों जोड़ोगे तो 16। उस बेसिस पर आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर मतलब इसमें आप ये कह सकते हो कि मास नंबर इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन ऑफ अ एटम इज नोन एज द एटॉमिक मास, और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइसोटोप होते क्या है ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसे एटम या ऐसे एटम के आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हो बट उनके एटॉमिक मास अलग-अलग होते हैं, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोला मैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास अलग-अलग। तो इसमें मैं 3 एग्जांपल लेता हूं आपका, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। कितने कौन कौन से बोला? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, दैट मींस दिस वन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 हैं और ये 3 आइसोटोप हैं किसके आपके बच्चों? हाइड्रोजन के। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन 1 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन भी क्या है आपका 1 है। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन जितना है ऐसे किसी का एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक नंबर शो कर रहा है, दूसरा एटॉमिक मास। तो यहां क्या टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन 1 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन कितना है 1 है, तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 2, दैट मींस का एटॉमिक मास 2 होगा ड्यूटेरियम का। ट्राइटियम में देखिए टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन 1 ही रहेगा, लेकिन 2 और क्या जुड़ जाएंगे, यहां 1 के साथ में 2 क्या जुड़ जाएंगे आपका न्यूट्रॉन, दोनों जोड़ दो तो 3 आ जाएगा। क्या कहलाएगी आपका ट्राइटियम, और ये आपका क्या कहलाता है एटॉमिक मास। इस तरीके से आप निकालते हो और आइसोटोप भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, दैट इज द लास्ट वन जिसको कि आइसोबार बोला जाता है। अब आइसोबार में क्या है बच्चों? आइसोबार इज नथिंग बट द एक ऐसा एलिमेंट का आइसोबार जिसमें जो टोटल एटॉमिक मास है वह इक्वल होता है बट एटॉमिक नंबर अलग-अलग होते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए वही लिखा है, आइसोबार एटम आर डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट same atomic mass. There are element have the same number of the nucleus. Okay, तो इसमें हम बात करते हैं न्यूक्लियस, क्या कैल्शियम की, आर्गन की, और एक होता है कैल्शियम आर्गन है आयरन नहीं ओके कैल्शियम और आर्गन। तो देखिए दोनों अलग-अलग एलिमेंट है, एक का एटॉमिक नंबर 18 होता है, दूसरे का एटॉमिक नंबर 20 होता है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास कितना है बच्चों 40। इसी वजह से ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास तो एक जैसे होते हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग-अलग होते हैं उनको हम आइसोबार बोलते हैं। आई होप बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में, न्यू चैप्टर के साथ में। तब तक आप सब सलामत रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।